गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग जी मेंस के सिलेबस में 2 चैप्टर कर चुके थे। तीसरा चैप्टर हमको स्टार्ट करना था एंड द थर्ड चैप्टर इज स्टैटिस्टिक, राइट। तो आज स्टैटिस्टिक करते हैं। थोड़ा सा शायद हो सकता है रिलेटिवली लेंथी टॉपिक हो, जितना हमने पहले पढ़ा है उसके कंपैरिजन। पहले 2 टॉपिक पढ़े हैं उनके कंपैरिजन, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप थोड़ा सा 9th-10th में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा नहीं, काफी डिटेल में आप पढ़ चुके हो, राइट। तो आई एम कंसिडरिंग कि वो वाला पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान है, आपको थोड़ा सा पता है, और उसके आगे हम लोग चालू करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं हमको करना क्या है और आपने पहले कितना पढ़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपने जो पढ़ा हुआ है, आपने जो पढ़ा हुआ है, जो 9th और 10th का सिलेबस था, वो था आपको मीन निकालना आना चाहिए। आपको मीन निकालना आता था, आपको मीडियन निकालना आता था, और आपको मॉड निकालना आता था। मीन, मीडियन और मोड निकालना आपको सिखाया गया था 9th और 10th मिलके, ठीक है। अलग अलग मेथड थी, जैसे यहाँ पे इन्होंने बात करी है डायरेक्ट मेथड की, शॉर्टकट मेथड की, ये सारी मेथड्स की उन्होंने बात करी है। अलग अलग मेथड से मीन निकाल रहे थे, अलग अलग मेथड से मीडियन निकाल रहे थे, और मोड निकाल रहे थे। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में इनको कैसे निकाला जाता है वो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें मैं आपको इसको भी थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ मैं, फास्ट, थोड़े से फास्ट रिलेटिवली, ताकि हमको ये क्या हो जाए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारी जो आगे की स्टैटिस्टिक है वो इसी के अराउंड आपको घूमने वाली है। अब क्या होता है, सबसे पहली चीज आप समझो, स्टैटिस्टिक में जो आप सीखने वाले हो, वो सोचने वाले हो डाटा। जो भी चीज आप करने चाह रहे हो, जो भी आप मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, मॉड निकालोगे, जो भी निकालोगे, वो आप किसी डेटा का निकालोगे, ठीक है। अब डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। डाटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पहला तरीका होता है जिसमें आप आर्बिट्री कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो कि 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, है ना, 10 हो गया, 15 हो गया। एक इस तरीके से डाटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई शायद 7 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आ रहे हैं, ये बोल के आप लिख सकते हो। एक जो सेकेंड वाला टाइप होता है, वो होता है कि आपने ना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखा होगा, जिसमें एक्स आई और एफ आई लिखते हैं। एक्स आई और एफ आई का मतलब क्या होता है कि भाई जब सपोज 10 मार्क का पेपर था, 10 मार्क्स का पेपर था, 10 मार्क्स में 2 मार्क्स सपोज 2 स्टूडेंट को आए, है ना, 3 मार्क्स सपोज 4 स्टूडेंट को आए, 5 मार्क्स सपोज 7 स्टूडेंट को आए, ठीक है। ये मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट्स, मतलब दिस इज द फ्रीक्वेंसी कि ये जो 2 है ये कितने टाइम आया है, ये जो 3 है ये कितने टाइम उस डाटा में आया है, ये 5 जो है वो कितने टाइम उस डाटा में आया है। इस तरीके से इसका जो इस तरीके से कभी किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज जस्ट एक आर्बिट्री, जस्ट एक डाटा का फ्लो, इंडिविजुअल डाटा आपको लिख दिया गया है पहले वाले केस में, ठीक है। सपोज 6 मार्क्स आए हैं, सपोज फिर 5 स्टूडेंट को, फिर 7 मार्क्स आए हैं, सपोज सपोज 1 स्टूडेंट को, ये आ गए हैं स्टूडेंट्स को मार्क्स इन 10। इसी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी आप बोल सकते हो कि भाई 2 जो है ना वो 2 टाइम्स आया, तो 2 टाइम्स आया, 3 जो है वो 4 टाइम्स आया, तो 3 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। 5 7 टाइम्स आया है, तो 7 टाइम्स 5 लिख दो, 6 लिख दो 5 टाइम्स, और एक बार 7। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों वाले डाटा, ये सेकेंड वाले डाटा को डेफिनेटली आप ऊपर वाले डाटा के टर्म्स में लिख सकते हो। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर डाटा ज्यादा होता है तो हम क्या होते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हमको ज्यादा हेल्पफुल रहता है कि अब 3 को 4 टाइम्स लिखने की जगह इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, 5 को 7 टाइम्स लिखने की जगह कि 5 को 7। तो ये दोनों डाटा रिलेटिवली क्या होते हैं कि मैच ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग कर दिया है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में कर दिया। तो आपको ये एक चीज समझ में आनी चाहिए। तीसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सपोज 50 मार्क्स का पेपर हुआ, तो 50 मार्क्स के पेपर में 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट को आया, तो सपोज 3 स्टूडेंट को आया, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई
और इसको बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि एक इंटरवल में डाटा को रिप्रेजेंट किया हुआ। एग्जैक्टली कितने नंबर्स आए हमको नहीं पता, बट कितने बच्चे को आए 0 to 10 मार्क्स वो हमको पता। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का। तो डाटा आपको इन तीन फॉर्मेट में आपको मिलेंगे कि भाई 10 से लेके 20 तक कितने बच्चों को नंबर आया, 20 से लेके 30 तक कितने को आया। ये तो ये भी वही बात हो गई, बट इसमें लास्ट वाले में आपको क्या हो गया, लास्ट वाले में आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया। आपको ये पता है 0 से 10 नंबर तीन बच्चों को आए, और वो 0 से 10 नंबर में हो सकता है सबको 0 आए, हो सकता है सबको 9 आए, हो सकता है सबको 5 आए, कुछ भी आ सकता। तो ये तीन तरीके के डाटा का रिप्रेजेंटेशन आपको सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा, अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इन तीनों डाटा के लिए आपको निकालना आना चाहिए, तीनों डाटा के लिए आपको निकालना आना चाहिए मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड, इन तीन डाटा को निकालना आना चाहिए। और ये आपने आपके 10th तक का सिलेबस था कि तीनों डाटा और तीनों डाटा के मीन, मीडियन, मोड निकाल। देखो, तीनों डाटा के मीन निकालना तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तीनों डाटा के मीन निकालना तो बहुत सिंपल है। इसके मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबको समेशन कर लोगे, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। जो हम एवरेज बोलते हैं वही मीन होता है, जो हमारा अरिथमेटिक मीन भी होता है इतने डाटा का, राइट। तो मीन निकालना बहुत सिंपल काम है इसका, जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया है, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय, इसका मीन निकालना है तो इसका मीन निकालोगे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन। ठीक है, इसका मीन निकालना भी इजी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे इस कॉन्सेप्ट से अगर आप लिखोगे तो 2 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 को 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 5 को 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 5 + 5 + 5 7 टाइम्स लिखने की जगह अगर इसको ऐड करना है तो मैं इसको कर दूंगा 7 × 5, क्योंकि इसको लिख दूंगा मैं, इनको ऐड करना रहेगा तो 4 × 5, 4 × 3 सॉरी। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काउंट आ जाएगा। तो मीन का मतलब यही होता है कि टोटल काउंट करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जितने अवेलेबल, तो टोटल नंबर समेशन ऑफ एफ आई होगा। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस। एंड फॉर कैलकुलेटिंग मीन ऑफ दिस काइंड ऑफ डाटा, थर्ड वाले डाटा के कैलकुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं, मतलब पहले वाले के भी होते हैं अगर डाटा बड़ा है तो, बट मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ। एक जो तरीका है वो है, मैं एक्साई लेता हूँ, जैसे एक्साइज में देख के नहीं रखा है, मैंने आपको बोला कि जो बच्चों को नंबर आए हैं वो 0 से 10 के बीच में आए हैं तीन बच्चों को, है ना। तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं और उसको एक्साई मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं एक्साई को, और इसके बाद की प्रोसीडिंग जो है वो हम सेम एज इट इज कर देते हैं जो हमने यहाँ पे करी है, समेशन एफ आई एक्स आई। ये क्लियर है सबको, मीन निकालना क्लियर है सब कि भाई साहब हम मीन कैसे निकालेंगे तीनों डाटा, सबसे पहले तो ये आता है। ठीक है, ये आपने पहले से निकाल के रखे भी होंगे, तो इतना कोई फाइट भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आपकी बुकलेट में कुछ बेसिक चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी है, डायरेक्ट मेथड जो मैंने अभी आपको बताई है। अज्यूम मी में मैं जा नहीं रहा हूँ, बट आप देख लेना अगर आपको जरूरत पड़े तो। ये फॉर्मूले के बारे में अपन लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप कंटिन्यूअस सीरीज के लिए जो ग्रुप डाटा रहेगा उसके लिए भी आप निकाल सकते हो, और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। और ये वाली तो अपनी नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज के लिए था ये। तो ये होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन हमको देख, ये चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये सारे पॉइंट पे एक बार आप नजर डाल लो, वैसे तो आपको बहुत बार यूज आ ही चुका होगा कहीं ना कहीं, बट एक बार इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, ये तो ठीक है, इस पर मैं भी घुस नहीं रहा, बाद में जाऊंगा। अरे यार, ये भी अभी आपने देखा नहीं।
चलो ये थर्ड वाला है, बट इन्होंने कुछ दे के नहीं रखा, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो हेल्पफुल होते हैं आपको आगे यूज आते हैं। मान लो एक कोई डाटा है, x1 है, x2 है, x3 है, टिल xn तक है। अगर इसमें मैंने कोई कांस्टेंट को ऐड कर दिया प्लस k कर दिया, और इसका सपोज मीन मेरे पास जो है, इसका जो मीन है मेरे पास, दैट इज x बार। अब अगर मैंने इसको इंक्रीज किया, सपोज मैंने हर एक के अंदर प्लस k किया, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द मीन ऑफ ऑल द न्यू डाटा if I am adding a constant in? It will increase by k. Similarly, if I decrease it by mine, if I decrease it by k, the mean will decrease by k. And if we multiply by k, the mean is also increased by multiplied by k. Similarly, if we divide by k, multiplication division तो क्या t की है, सेम ही है. तो मीन वुड बी, है ना, ये डायरेक्टली कहीं कहीं आपको यूज हो सकता है. देखो ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना आता है, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा. हार्मोनिक मीन भी आपको पता है, सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट. तो मीन में एक्चुअली क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तो सीक्वेंस एंड सीरीज का है. जो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं वो अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं. अब आते हैं हम लोग मीडियन पे. अब मीडियन पे क्या है, मीडियन पे फिर तीन टाइप के डाटा के लिए आपको मीडियन निकालना आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे बात करी कि इन तीनों टाइप के डाटा के लिए आपको मीडियन निकालना आना चाहिए. तो मीडियन की वैल्यू क्या होती है, मीडियन होती है मिडिल वैल्यू. मीडियन की जो डेफिनेशन होती है, मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एन आइटम और ऑब्जर्वेशन अबव और बिलो विच लाइज इन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. उसके ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लाई करके. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जैसे इस वाले में ये 5 जो है, दिस शुड बी द मीडियन, बिकॉज इसके पहले भी 3 डाटा है, इसके बाद में भी 3 डाटा है, तो काउंट सेम है, तो ये मीडियन है. तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो आप ऐसा ही समझ लो कि आपको कैसे निकालना है, आपको निकालना है जो मिडिल वैल्यू होने वाली है, दैट वुड बी योर मीडियन. अब मिडिल वैल्यू होने वाली है, तो इसमें ये फाइट होने वाला है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है कि ऑड है. अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म वैल्यू आएगी, और अगर इवन है तो 2 मिडिल वैल्यू आएगी. वही उन्होंने यहाँ पे भी बोल के रखा हुआ है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए इफ n इज ऑड देन मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 तक. जो अभी अपन ने निकाली, n की वैल्यू 7 थी, n की वैल्यू 7 थी, तो 7 प्लस 1 8/2 विच इज इक्वल टू 4. तो फोर्थ टर्म आपके पास आ गई 5. इट्स द मिडिल. और अगर n इवन है तो आपके पास 2 मिडिल वैल्यू आएंगी. ठीक है, उन दोनों मिडिल वैल्यू का जो एवरेज होगा, वो एवरेज आपका मीडियन होगा. तो 2 मिडिल वैल्यू आएगी, n प्लस 2 वैल्यू और n/2 प्लस 1 वैल्यू, और उसका आपने एवरेज निकाल लिया. ठीक है, उसका क्या किया आपने, उसका आपने निकाल लिया एवरेज. तो आपके पास क्या निकल गया, मीडियन. तो मीडियन निकालना इंडिविजुअल सीरीज के लिए इवन और ऑड पे डिपेंडेंट होना. ऑड के लिए आप डायरेक्ट एक वैल्यू, और इवन के लिए दो जो टर्म्स आएंगी उन दोनों का एवरेज इज योर मीडियन. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम डिस्क्रीट वैल्यू के लिए. डिस्क्रीट वैल्यू के लिए क्या होने वाला है, तो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए जैसे जो पहली वाली सीक्वेंस थी अपनी, ठीक है, ये वाला जो सीक्वेंस है, कौन सा, ये वाला सेकंड वाला सीक्वेंस. सेकंड वाले सीक्वेंस में आप बोलोगे कि मिडिल वैल्यू कौन सी होगी. जब आपने इस तरीके से इस डाटा को रिप्रेजेंट किया तो मिडिल वैल्यू क्या हो. तो मिडिल वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. आई होप ये आपको पता हो. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करने के टाइम पे हम क्या करते हैं,
जैसे कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 होगी, यहाँ पे 6 होगी। मतलब ये है कि इस ये जो डाटा है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो डाटा और उसके पहले वाले डाटा मिला के टोटल नंबर ऑफ काउंट कितना हो चुका है। जैसे 3 वाला जो डाटा है, ये वाला काउंट मतलब इसका काउंट हो गया 4, 4 और इसके पहले वाला काउंट हो गया 2, तो ये वाला काउंट और इसके पहले वाले काउंट मिला के टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया 6 टोटल। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 6। सिमिलरली यहाँ पे आपको आ जाएगा 13, क्योंकि 6 + 7 यहाँ पे 13 आ जाएगा, मतलब 2 + 4 + 7 13। यहाँ पे आ जाएगा 13 + 5 और ये आ जाएगा आपके पास 19। तो मतलब डेफिनेटली समेशन ऑफ एफ आई भी 19 ही, जब यहाँ पे 19 जो आ रहा है वो ये वही आ रहा है ना। अब जब 19 डाटा को आप रिप्रेजेंट करोगे तो बीच में कौन सा डाटा आएगा, तो बीच में आपको पता है 10th नंबर का डाटा आएगा। कौन से नंबर का आ जाएगा, 10th नंबर। अब अगर आप 10th नंबर का डाटा इस सीक्वेंस में घुसने जाओगे, इस वाले में खोजोगे, तो आपको क्या पता चलेगा, आप बोलोगे कि यार देखो सिंपल है, यहाँ तक 6 डाटा हो चुका है, यहाँ तक टोटल 13 डाटा हो चुका है, तो जो आपके पास 10th नंबर पे डाटा लिखा हुआ होगा वो तो 5 ही लिखा हुआ होगा। ये 5 ही 10th नंबर तक होगा, मतलब ये वाला जो 5 होगा, ये वाला पहला वाला 5, ये होगा 7th नंबर, है ना। 6 तक इसके पहले कंप्लीट होगा, 7 से स्टार्ट होके ये वाला 5 13th नंबर पे हो, तो भाई डेफिनेटली 10th नंबर पे भी 5 ही आने वाला है, तो दैट्स वाई इसका मीडियन कितना होने वाला, 5 ही होने वाला है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से बस आपको ये निकालना है कि मिडिल में कौन सा टर्म आ रहा है, मिडिल में जो टर्म आ रहा है वो आपके पास क्या होने वाला है, मीडियन। वही जो बेसिक फंडा मीडियन का होता है वही एज इट इज आपको अप्लाई किया। इन्होंने भी यहाँ पे यही बोला हुआ है भाई, डिस्क्रीट in this case we first find the cumulative frequency of the variable arranged in ascending or descending order, जो भी है। median is n plus 1/2th observation when n is cumulative frequency, वही हमने अभी भी किया। n 19 था, 19 + 1/2 जो हो गया आपके पास, वो हो गया कितना, 10। 10th नंबर पे जो वैल्यू आ रही है दैट वुड बी योर मीडियन। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं ये। मैं थोड़ा फास्ट इसीलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये सब पढ़ चुकी है, मैं सिर्फ आपको एक बार रिकैप करवा रहा हूँ। ठीक है, और बुकलेट की हेल्प से ही करा रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझने में इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट है आपके पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा का मीडियन निकालना है, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको इस वाले एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, 7 7 14, 14 + 5 हो जाएगा 21, 21 + 2 हो जाएगा 23। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपके पास आई 23। अब 23 में वही बात हो गया कि मीडियम जो है वो मिडिल वाला डाटा होता है, तो मिडिल वाला डाटा कौन सा लिखा हुआ होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर इसमें जो अगर टोटल काउंट 23, तो जो मीडियम वाला डाटा है ना 12th नंबर का डाटा होना चाहिए। ठीक है, अब 12th नंबर के डाटा की यहाँ पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 12th नंबर का डाटा आया इस रेंज। सही बोल रहा हूँ, यही फंडा जो मैंने अभी इसके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताया था, यही यहाँ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है, कि इसी के अंदर जो है वो 12th वाला जो अपन बात कर रहे हैं कि 12th वाला डाटा जो होगा वो मिनिमम। शिव के 3 इनने कर लिए, 4 नंबर से लेके 10 नंबर तक ये कर लेंगे, नहीं 4 नंबर से लेके 7 नंबर तक इनने कर लिए, 8 नंबर से 14 नंबर तक के ये लिखेंगे, उसी के बीच में आपको मिडिल वाला डाटा आना चाहिए जो कि 12th वाला होगा। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता रहती क्योंकि आपके पास ये क्या है 12 20 to 30 के बीच के डाटा से, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो आप एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं निकाल के दे सकते हो कि मीडियन ये वाला नंबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको 5 निकाल के दे दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो भाई उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको यहाँ पे लिख के रखा होगा। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले का मतलब सबसे पहले ये है कि ये जो आपने निकाल लिया है ना, इसको आप लोग बोलोगे मीडियम क्लास, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मीडियन इसमें से आ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द मीडियन,
कि कहाँ पे 12th वाला डाटा आ रहा है। 12th वाला जो डाटा है उस क्लास को मैं मीडियन क्लास बोल दूंगा, और मीडियन क्लास बोलने के बाद में उसमें ये फॉर्मूला लगा दूंगा। अब मीडियन क्लास निकालने के बाद में फॉर्मूले का मतलब क्या है, तो आपको ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एल इज व्हाट, द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मीडियन। तो हमारे केस में एल, जो मैंने एग्जांपल लिया, इसमें एल की वैल्यू है 20। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि हमारे पास 7 है। क्यों 7 है? क्योंकि ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी से सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके पास 23 आई है। इस केस में आपके पास 23 आई है टोटल फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ डाटा। द विड्थ ऑफ मीडियन क्लास डेफिनेटली 5, सॉरी 10 है यहाँ पे। क्यों 10 है? क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो 10-10 के डिफरेंस पे, तो विड्थ इज 10। C is the cumulative frequency of class preceding the median class, which is equal to 7। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है आपके पास 7। बस सारे टर्म्स हो गए। इसमें फॉर्मूला लगाओ, L plus n/2 minus C by F multiply by I, you will find your median। डेफिनेटली 20 से 30 के बीच में ही आएगा। ठीक है, आना भी चाहिए 20 से 30 के बीच में, क्योंकि डाटा तो जो रहेगा 12th वाला वो 20 से 30 के बीच में ही लिखा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये वाला फॉर्मूला के कैसे हमको निकालना है। इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मीडियन क्लास निकालना आना चाहिए, और मीडियन क्लास निकालने के बाद में आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। ये सब मैं बाद में अभी आऊंगा, लोअर कोटाइल वगैरह पे लास्ट में आऊंगा, इससे सिलेबस में नहीं है। पर भी मतलब आई एम नॉट 100% श्योर सिलेबस में नहीं है, बट कभी पूछा नहीं गया है एटलीस्ट, तो वो पार्ट में पढ़ाऊंगा, बट एकदम एंड में पढ़ा दूंगा। मॉड पे आता हूँ मैं। तो ये वाला चैप्टर आपके जेई एडवांस में भी इंक्लूड हो चुका है, राइट, बट नॉट दिस ईयर, नॉट इन 2022। इट वुड बी देयर इन जेई एडवांस इन 2023। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ, मॉड निकालता हूँ। मॉड का फंडा बहुत सिंपल है। मॉड का फंडा ये है कि मॉड और मॉडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। जिसके लिए जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉड, जो सबसे ज्यादा बार आता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस वाले केस में आप देखोगे ये सबसे ज्यादा बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इस केस का मॉड कितना हो जाएगा भाई? मॉड आ जाएगा 5। ठीक है, इसमें तो कोई कुछ ज्यादा बार आया नहीं है, तो इसमें मॉड का सवाल नहीं उठता कि मॉड कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता। और जनरली ऐसा होता नहीं है, जब भी डाटा आ रहा है तो चीजें एक से ज्यादा बार रिपीट हो जाती हैं। जब हो जाती हैं तो आप इसमें मॉड बता लोगे। यहाँ पे अगर सपोज मैं 3 लिख देता, एक और बार यहाँ पे मैं सपोज 3 लिख देता हूँ ये, तो इसका मोड अगर आप निकालोगे तो अब कितना हो जाएगा? तो इसका मोड अब आपके पास हो जाएगा भाई साहब 3, जो सबसे ज्यादा बार आया। दिक्कत वापस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगा कि मॉड क्या होगा। तो मॉड आप देखोगे, फ्रीक्वेंसी ये 3 बार आएगा, ये 4 बार डाटा, ये 7 बार, 5 बार, 2 बार। तो आप बोलोगे ये जो निकाला है ना आपने, ये वाला, इसको आपने मीडियन क्लास नाम तो दिया था जब मीडियन निकाल लेते, ये मॉड क्लास भी, क्योंकि मॉड भी इसी रेंज में आ रहा है। तो आपको जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना है, तो आपको मॉड क्लास को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉड क्लास होने वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी तो ये मॉड क्लास होने वाला है, और मॉड क्लास होने के बाद में भाई साहब ये फॉर्मूला आपको लगाना है। बहुत मतलब याद रखना है फॉर्मूला। L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि अपने केस में 20 है। F1 इज द मॉडल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि आपके पास 7 है, तो ये आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये 7 है। लोअर लिमिट 20 है आपके पास। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के जो पहले क्लास है, मतलब ये वाली क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 5, ये आ जाएगा आपके पास 5। एंड साइज ऑफ द मॉडल क्लास विच इज 10। पुट इट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट योर आंसर।
आया क्या समझ? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और साथ में आपको क्या है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए कभी कभी। दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ लिख अलग से दिया है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2b, जिस तरीके से डाटा को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, या फिर ये कि मीन माइनस मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। यहां तक क्लियर है सबको? मीन मीडियन मोड का फंडा आपको क्लियर है? मीन मीडियन, ये आपके था 10th तक का सिलेबस, जो आपने 10th तक के सिलेबस में किया था उसको मैंने पूरे को रिवाइज करवा दिया है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। जो हमारा इस साल का जो 11th 12th का सिलेबस होता है, उसमें होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। दिस इज आवर सिलेबस। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के 3-4 तरीके होते हैं, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन। ये चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है। एक बार आपको रफ आइडिया दे दूं तो थोड़ा सा आप कनेक्ट कर दोगे, और कनेक्ट कर दोगे तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा ये बता दो मुझे, इसका मीडियन अगर निकालना है, इसका मीडियन मान लो अगर एक साई है, तो क्या तीनों केस में मीडियन आप निकाल सकते हो कि मीडियन में क्या चेंजेस आएंगे? मीडियन इसमें भी क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसको इसको एक साइड की जगह कैपिटल एक्स लिख देता हूँ, दिस इज माय मीडियन। नो, द मीडियन ऑफ दिस विल आल्सो बी चेंज्ड, दिस विल चेंज टू प्लस के, है ना। हर एक वैल्यू चेंज हो रही है प्लस के, तो मिडिल वैल्यू भी उठ के आगे प्लस के में चली जाए। यहाँ पे भी अगर आप मीडियन देखोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहाँ भी मीडियन देखोगे तो आप डिवाइड ही करोगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो इनको यूज कर लेते हैं कहीं। अब मैं आपको डिस्पर्शन का बता दूं। डिस्पर्शन क्या होता है, एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो आपकी क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट, और 10 स्टूडेंट्स को नंबर आए हैं 000 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये आपके पास 10 स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं, और एक दूसरी बैच है जिसमें आपके पास 10 स्टूडेंट के नंबर कुछ इस टाइप से आए हैं। ठीक है, ये आए हैं आपके पास 10 स्टूडेंट्स के नंबर क्लास 1 और क्लास 2। मुझे जरा यहाँ पे मीन निकाल के बताओ कितना आएगा, और यहाँ पे मीन निकाल के बताओ कितना आएगा। यू विल ऑब्जर्व दैट के यहाँ पे मीन कितना आएगा, 50, और यहाँ पे भी मीन कितना आएगा, 50। अब मीन को निकालते क्यों हम, मीन को निकालते क्यों? जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके जो परसेंटेज आते हैं बोर्ड्स के, वो मीन होते हैं। 6 सब्जेक्ट आए, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर दिया है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड कर दिया गया है, वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया गया है। तो आपको क्या निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो वो जो परसेंटेज होता है वो एक्चुअली आपके मार्क्स का मीन ही होता है। सपोज अगर 5 सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स के पेपर है, और किसी में आपको 50, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80, किसी में 90, तो ये 6 मार्क्स को ऐड करोगे, 5 मार्क्स को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, आपको परसेंटेज निकल जाएगा, करेक्ट। तो आपसे कोई पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा मैथ्स में कितने नंबर आए हैं आपको 10th में, आपको फिजिक्स में कितने नंबर आए हैं, या साइंस में कितने नंबर आए हैं, सोशल में कितने नंबर आए हैं। आपसे पूछा जाएगा आपके परसेंटेज क्या है। तो आपके परसेंटेज देख के आपको जज किया जाएगा कि भाई ठीक है, इसके 92% है, ये बच्चा अच्छा है। इसके 52% है, ये बच्चे में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है 10th। तो आपको आपका जो मीन है वो आपको सब आइडिया दे देता है कि भाई डाटा का क्या सीन चल रहा है। तो पूरे डाटा, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, इंडिविजुअल पूछने की जगह मैं आपसे परसेंटेज पूछता हूँ, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक सेंटर टेंडेंसी होती है। जैसे जब अपन ने चैप्टर को स्टार्ट भी किया था ना, आप देखना,
यहाँ पे जो आपने जब इसको स्टार्ट किया था तो यहाँ पे जो आया था ना इंट्रोडक्शन, an average or a center value of statistical series is the value of the variable which describe the characteristic of the entire distribution। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन जो भी जितना भी डाटा है आपके पास उसकी पूरे की एक कैरेक्टरिस्टिक आपको डिफाइन कर देगी, उसको हम सेंट्रल वैल्यू बोले। और वो सेंट्रल वैल्यू जो है वो मीन भी हो सकती है, मीडियन भी हो सकती है, मोड भी हो सकती है। रीजन मीन मीडियन मोड का होने का ये है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको अलग अलग चीजें मायने रखती है। हो सकता है किसी इंडस्ट्री में मीन की बहुत ज्यादा वैल्यू हो सकता है किसी इंडस्ट्री में मीडियन की ज्यादा वैल्यू, किसी इंडस्ट्री में मॉड की ज्यादा वैल्यू। ठीक है, वो डाटा भी बहुत होते हैं, ह्यूज डाटा होते हैं। जस्ट लाइक कंसिडर जियो के जितने सब्सक्राइबर है इंडिया में, उनके सबके अलग अलग प्लान्स है। तो अगर वो प्लान्स के साथ में वो डाटा लिखोगे तो आप देखो कि कितने सब्सक्राइबर है, 5 करोड़ सब्सक्राइबर है मान लो, तो 5 करोड़ डाटा है आपके पास। ठीक है, अब वो 5 करोड़ डाटा में मान लो अगर आपको कोई स्ट्रेटेजिकली कोई डिसीजन लेना है रिलेटेड विद डाटा, जैसे अभी आप डेटली देखोगे 20-25% इंक्रीज किया है। किसको इंक्रीज किया है? टैरिफ को इंक्रीज किया। तो दिस इज बेस्ड ऑन सम स्टेटिस्टिक, राइट? इट इज नॉट डायरेक्टली कि नहीं आज मन किया अंबानी का कि नहीं यार इसको बढ़ा देते 20% तो बढ़ा दिया। दैट मस्ट हैव बीन बेस्ड ऑन सम स्टैटिकल डाटा, राइट? तो अब वो डाटा जब सीन में आ रहे हैं तो उन डाटा की अंडरस्टैंडिंग, पूरे डाटा को तो देखते बैठेंगे नहीं, जो भी स्टैटिस्टिशियन होंगे वो पूरे डाटा को देखेंगे नहीं, वो कुछ डाटा उसमें से निकालेंगे जिसके बेसिस पे डिसीजन ले। तो यही जो सेंटर टेंडेंसी होती है, सबसे पहला डाटा होता है जो उस चीज में कहीं ना कहीं फिक्स होता है या उस चीज में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अलग अलग इंडस्ट्री में कहीं मीन, कहीं मीडियन, कहीं मोड, सबका अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको यूज किया जाता है। बट हाँ, इनको सेंटर वैल्यूज जरूर बोला जाएगा कि भाई ये पूरे डाटा की जो है ना एक सेंट्रल टेंडेंसी आपको बताएंगी। ठीक है, अब मीन मीडियन मोड, अब ये पहली चीज हो गई कि ठीक है अपने डाटा का मीन मीडियन मोड निकाल लिया, बट प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है इस डाटा में कि भाई जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे मैंने आपको 10 डाटा दिया, दोनों का मीन सेम आ गया। अब दोनों का मीन सेम आ गया तो क्या मैं दोनों की एनालिसिस सेम कर सकता हूँ? क्या दोनों सेम काइंड ऑफ डाटा है क्या? नहीं, बिल्कुल, दोनों में बहुत डिफरेंस है डाटा। तो अब हमको सिर्फ मीन से काम नहीं चलेगा, मतलब सिर्फ सेंटर टेंडेंसी से काम नहीं चलेगा, हमको डाटा के अंदर घुसना पड़ेगा, उसके बारे में और भी कुछ जानना पड़ेगा। यहाँ पे 10 डाटा हमारे सामने दिखने तो हमारे लिए इजी है, बट सपोज 5 करोड़ डाटा है, तो 5 करोड़ डाटा को आप कैसे एनालिसिस कर पाओगे? 5 करोड़ देख के तो सामने लिख के तो देख नहीं सकते हो, तो उसके लिए कुछ टर्म्स डिफाइन करी हुई है। और उसी के बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं, जो आपका सिलेबस का था। अब डिस्पर्शन पे आप देख, ठीक है, अब थोड़ा सा आपको एक नया वर्ड में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे, डेविएशन। डेविएशन ऑफ डाटा अराउंड मीन। डेविएशन ऑफ डाटा अराउंड मीन या विथ मीन, जो भी आपको बोलना है, कि जो इंडिविजुअल डाटा है उसका डेविएशन कितना होने वाला है हर एक डाटा के कंपैरिजन। जैसे पहला वाला डाटा आपके पास है भाई साहब 0, 0 के साथ में 50 का डेविएशन कितना होगा जरा बताओ? आप बोलोगे सर 50, पहला वाला डेविएशन हो गया 50। ठीक है, दूसरा वाला डेविएशन हो गया 50। खैर यहाँ मैंने डाटा बहुत अजीब सा ले लिया है, बट ठीक, अजीब सा लिया है बट ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सब 0 के लिए है, और 100 के लिए अगर आप डाटा का डेविएशन निकालोगे तो डेफिनेटली इसके लिए भी 50 का डेविएशन आए। मतलब यहाँ डेफिनेटली डाटा ऐसा हो गया तो सबका डेविएशन कितना आ गया आपके पास? 50 आ गया। ठीक है, ये डेविएशन निकाल लिया है किसके अबाउट? मीन के अबाउट। कि मीन के अबाउट मैंने क्या किया है? डेविएशन निकाल लिया। और यहाँ पे भी अगर मैं डेविएशन निकाल, डेविएशन ऑफ डाटा अबाउट मीन, तो यहाँ पे जरा मुझे बताओ कितना आएगा? तो यहाँ भी डाटा कुछ ऐसा है कि 049 का 50 के अराउंड डेविएशन आपके पास 1 आएगा। तो एक्चुअली इनफैक्ट यहाँ भी सबका 1 ही है। ये थोड़ा सा मैंने डाटा अजीब टाइप का ले लिया इसीलिए। अब आपको समझ में आया होगा कि जिसका डेविएशन ज्यादा मीन के अराउंड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली फैला हुआ। क्योंकि अगर इसका डेविएशन 50 आया है तो इसका मतलब ये है
कि ये जो डाटा है इसके एवरेज से 50 के डिस्टेंस पे है और इसका डेविएशन अगर 1 आया है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर डाटा है ये 50 से 1 के डिफरेंस पे है, ठीक है। तो जिसका डेविएशन ज्यादा वो बहुत ज्यादा दूर होगा, वो वाला डाटा। जिसका डेविएशन कम वो डाटा पास में होगा। अब इसी के लिए अगर मैं मीन डेविएशन निकालूं, मीन डेविएशन मतलब डेविएशन का भी मीन निकाल, समझना है इसको, डेविएशन का मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। हाँ, तो ये आपको समझना है कि मीन, ये वाला मीन क्यों, क्योंकि मैं डेविएशन का मीन निकाल रहा हूँ, है ना। और ये डेविएशन किसके अबाउट निकाला हुआ है, तो ये मीन के अराउंड निकाला हुआ है। डिफरेंस समझना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करो, तो ये जितने भी डेविएशंस हैं इन सबको आप ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा 50। और यहाँ पे भी अगर आप सेम चीज निकालोगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे कि सर इसमें जितने भी डेविएशन है उन सबको ऐड कर देना, यहाँ तो सर खैर सब 1 है, तो आपके पास 1 आएगा। अब आप देखो कि अगर मैंने आपको एक डाटा दिया है कि मीन जो है वो 50 है और डेविएशन जो है, मीन डेविएशन है वो भी 50 है, मीन 50 है और डेविएशन 1 है, तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले वाला डाटा जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव डाटा है और दूसरे वाला डाटा है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। जो इसका मीन है उसी के अराउंड सारे डाटा, मैक्सिमम डाटा अवेलेबल है, इसीलिए मीन डेविएशन अबाउट मीन आपके पास क्या है, कम है, ठीक है। तो एक, अब अगर मैं आपसे बोलूंगा यार ऐसा करो मेरे को एवरेज स्टूडेंट हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो सेकंड बैच में है, वो फर्स्ट बैच में नहीं, राइट। क्योंकि मीन जो है वो 50 है, 50% पे मीन आ रहा है, तो 50% पे मीन आ रहा है और जो डेविएशन भी जो है वो भी 1 आ रहा है, वो भी कम है। तो डेफिनेटली मीडियम लेवल के बच्चे जो है वो सेकंड बैच में। फर्स्ट बैच में बहुत ड्रास्टिकली चेंज वाले बच्चे, क्योंकि मीन भी 50 आ रहा है वो तो ठीक है, बट जो डेविएशन है वो भी 50 आ रहा है। खैर इस केस में तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डाटा किस टाइप के होंगे, पर भी एक मतलब एग्जैक्ट डाटा ही पता चल जाओगे कि एक ही केस बनेगा 0 0 0 और 100 100 100 का, जब भी ये केस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। बट आपको अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन बहुत ज्यादा आ रहा है और मीन के अराउंड, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार इस, ये जो बैच है ये बैच में बच्चे में बहुत ड्रास्टिकली चेंज, ठीक है। तो ये दोनों सफिशिएंट हो जाएंगे एक बार आपको डाटा देने के लिए, कि डाटा की करेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए, मतलब ज्यादा सूटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए। मीन इतना सूट नहीं कर रहा था यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपके परसेंटेज के केस में ऐसा नहीं होता। आप देखो कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि 2 सब्जेक्ट में 0 मार्क्स है और 3 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है। जनरली बच्चों का क्या होता है, उसके अराउंड ही मार्क्स पूछता है, या होता है तो एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कम आएगा, 3 सब्जेक्ट में एक ऑन एन एवरेज परसेंटेज के अराउंड ही मार्क्स घूमते हैं, ठीक है। तो उनमें इतना हमको नहीं जरूरत पड़ता है कि आपकी मार्कशीट है तो आप परसेंटेज बता दो, साथ में मीन डेविएशन बता दो, जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हो सकता है दूसरे डाटा में जरूर। तो दिस इज व्हाट द डिस्पर्शन इज। डिस्पर्शन मतलब डाटा कितना डिस्पर्स्ड है अराउंड सेंटर टेंडेंसी। जैसे पहले वाले केस में बहुत ज्यादा डिस्पर्स है, सेकेंड वाले केस में बहुत कम डिस्पर्स है अराउंड सेंटर टेंडेंसी। तो दिस इज व्हाट द डिस्पर्शन इज, ठीक है। नहीं, हम डेविएशन में मीन से कम या ज्यादा पे सीन नहीं लेके आते हैं, हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं डेविएशन। बोलो बेटा। सर आपने डेविएशन ऑफ डाटा अबाउट मीन कैसे निकाला था? डेविएशन मैंने निकाला था कि ये जो 50 वाला जो डाटा है, इस 50 का इंडिविजुअल डाटा से कितना डेविएशन है, इससे कितना डेविएशन है, तो 50 का 50 माइनस 0, 50 माइनस 0, 50 माइनस 0, यहाँ पे 50 माइनस 100 का पॉजिटिव वैल्यू, डेविएशन मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल रहा है, डेविएशन मतलब उसका डिफरेंस, ठीक है। तो ये होता है डिस्पर्शन बेटा, ये मैंने आपको एक तरीका बताया है, इसे 3 4 तरीके हैं
जो बहुत इजी हैं, ठीक है, वो आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना। तो जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन की डेफिनेशन पे थोड़ा आपकी बुकलेट में गौर करो। द डिग्री टू विच द न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू के अराउंड कितना स्प्रेड हुआ है डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, उसका जो डिग्री है उसको कैलकुलेट करने वाला है डिस्पर्शन। ठीक है, तो दैट्स अ डिस्पर्शन इज अ कॉन्सेप्ट जो हमने अभी समझा। देयर आर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कितने हैं अपन को नहीं पता, अपने सिलेबस में कितने उतना अपन को पता है। ठीक है, इतना ही सिलेबस है, मैं उतने ही कट टू कट जा रहा हूँ, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, रेंज एक मेथड होता है भाई। ठीक है, मीन डेविएशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसको तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने नाम सुना होगा शायद, आपने प्रोबेबिलिटी अगर आपका कंप्लीट हो गया होगा तो। और स्क्वायर डेविएशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। स्क्वायर डेविएशन क्या है देख लेंगे। स्क्वायर डेविएशन इज नॉट इन प्रोबेबली सिलेबस। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस होता है। अगर ये बोलना चाह रहा है वेरिएंस से तो ठीक है, दोनों आपस में लिंक्ड ही हो जाएंगे, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं अपने सिलेबस में। ठीक है, तो मीन डेविएशन पे मैं वापस आऊंगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, मीन डेविएशन पे मैं वापस आऊंगा। सबसे पहले रेंज को स्टार्ट करते हैं। रेंज तो बहुत ही सिंपल चीज है भाई। मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से जब आपने माइनस कर दिया तो आपको रेंज मिल जाएगी। और आप देखो थोड़ा सा कि अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, अगर इस डाटा की रेंज निकालूं, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम इसमें 100 है, माइनस 0 है, तो आप 100 आपके पास रेंज आ जाएगी। और इसमें जब आप रेंज निकालोगे तो आपकी मैक्सिमम 51 है और मिनिमम 49 है, तो आपकी रेंज आ जाएगी 2। तो सर क्या है, इसमें रेंज 100 है, इसमें रेंज 2 है, तो आपको डाटा का डेविएशन या डिस्पर्शन का एक आइडिया लग जाएगा। 100% आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि बहुत इजी मेथड है, बट एक डाटा लग जाएगा यार कि मैक्सिमम मिनिमम 100 का डिफरेंस है, मतलब बच्चे को 0 नंबर भी आए, बच्चे को 100 नंबर भी आए 100। और इधर बोलेगा कि डेविएशन रेंज जो है वो 2 ही है और एवरेज 50 का है, तो आप बोलोगे ये तो अच्छा डाटा है, मतलब मीन के अराउंड ही घूमता हुआ नजर आता हुआ रहेगा। तो रेंज भी आपको आइडिया दे रहा है कि डिस्पर्शन कितना है, इसीलिए डेफिनेटली इट्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्पर्शन। ठीक है, अब इसमें ये फंडे आपको याद रखने हैं। ये जो फॉर्मूले हैं कि भाई रेंज का फॉर्मूला ये होता है, याद होना चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, बस ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना है ना। कोएफिशिएंट है, निकालने का तरीका है, एक नंबर लाना है जिसके बेसिस पे जज कर पाओगे तो ठीक है, इसको डिफाइन किया हुआ है। एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, रेंज डिवाइडेड बाय एक्स मैक्सिमम प्लस एक्स मिनिमम। ठीक है, देखो इन्होंने लिख के भी कुछ कुछ जगह इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है किसके लिए, जैसे कि इज नॉट द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। डेफिनेटली ये सेंटर टेंडेंसी को मेजर कर ही नहीं रहा है। इट इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल सीरीज रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल इन प्रोडक्शन। तो मैंने बोला ना, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों का यूज आना है स्टैटिस्टिकल डाटा। दैट्स व्हाई द स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट्स अ वेरी डीप ब्रांच इन मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप ब्रांच भी है मैथ्स की, एंड वन ऑफ द टफेस्ट एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न। जो स्टडीज, अगर आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में बात करना है तो स्टेटिस्टिक इज वन ऑफ द डिफिकल्ट ब्रांच टू डू। बैचलर और मास्टर्स है, लेके कि शायद आईटी बॉम्बे में आप स्टेटिक्स से कंप्यूटिंग ब्रांच हो गई, या आईटी दिल्ली में हो गई से रिलेटेड ब्रांचेस, तो वो ब्रांचेस काफी अच्छी एज फार एज आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन एनी इंडस्ट्रीज इज कंसर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये इंटर कोटाइल रेंज वगैरह क्या के बारे में अगेन मैं बाद में बात करूंगा, जो मैंने पहले आपको छुड़वाया था उसी के अराउंड है, बट 5-10 मिनट की चीजें हैं एंड में, इनको बारे में बाद में बात करूंगा। मैं सेकंड मेथड पे आऊंगा, मीन डेविएशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है भाई। मीन डेविएशन आप समझ ही चुके हो। डेविएशन का मीन द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशन, ऑल टेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, जो जिसका भी जिसको भी कंफ्यूजन था क्लियर हो गया, ऑल टेकिंग पॉजिटिव है ना। क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव नहीं, इसमें तो घुसना ही नहीं है अपन को तो ठीक है भाई, जो बता दिया है जो बोल दिया उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन और मॉड। तो ये मीन वाला मैंने आपको बताया, मीडियन वाला मैंने आपको नहीं बताया, मॉड वाला भी नहीं बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो ये जो आपने देखा था, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे आपको गौर करो, मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था, अबाउट मीन लिखा हुआ है। यही चीज अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया, मान लो आपको मिल गया मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ डाटा अबाउट
मीडियन और अबाउट मॉड, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है इसमें यहाँ पे जो मीन लिखा हुआ है, यहाँ पे मीडियन भी आ सकता है, यहाँ पे मॉड भी आ सकता है। तो बस एक डिफरेंस आपको करना है भाई साहब, यहाँ पे जो आपने डेविएशन निकाला ना, ये अबाउट मीडियन मीन निकाला है, मतलब ये वाला जो डाटा है ये मीन है। अगर यही डाटा मीडियन होता और आप डेविएशन निकालते, तो ये जो डेविएशन आपने निकाला है ये मीन से निकाला। अगर ये डेविएशन आप मीडियन से निकालते पहले वाले डाटा का, तो बस आप क्या कैलकुलेट करते हुए रहते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो जो डेविएशन आप निकाल रहे हो किस डाटा से निकाल रहे हो, उस डाटा के अबाउट आप मीन डेविएशन निकाल रहे हो। आ रहा है क्या समझ? तो mean deviation can be about mean, can be about median, can be about mode, and for that what quantity, what thing you are using to calculating deviation, ठीक है, you are calculating deviation about mean or median or mode, depending on that particular thing it will depend कि आप mean deviation about median निकाल रहे हो या mode निकाल रहे हो। फंडा सेम है, as it is काम करने वाला है, सिर्फ डिफरेंस इतना सा आने वाला है कि आप किसके अबाउट निकाल रहे हो, ठीक है। और मीन मीडियन मोड निकालना आपको आता है, तीन निकालना, ठीक है। किसी भी डाटा, किसी भी टाइप ऑफ डाटा के लिए मीन मीडियन मोड आप निकाल सकते हो, अपन सीख ही चुके हैं, ठीक है। तो अगेन वही बात हो गई भाई कि मीन डेविएशन जब आप निकाल रहे हो अनग्रुप्ड डाटा के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, आप कंटिन्यूस सीरीज के लिए निकाल रहे हो, सबके फंडे अपने अपने होने वाले हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये तो अपन ने कर ही लिया, ठीक है, समेशन निकाल लिया सबके मॉड का, सबके डिफरेंस का मॉड ले लिया और सबका समेशन निकाल के एन कर लिया। तो ये तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए आपने कर ही दिया। जब आप मीन डेविएशन अबाउट कंटिन्यूस सीरीज करते हो, तो कंटिन्यूस सीरीज करते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल फिर वही दे देता हूँ, ये वाला। अगर आप मीन डेविएशन निकाल रहे हो कंटिन्यूस सीरीज के लिए, तो दूसरे और तीसरे टाइप का डाटा, इस टाइप का डाटा और इस टाइप के डाटा के लिए अगर आप डेविएशन निकालोगे, तो यार देखो, इसके लिए मीन निकालना आपको आता है, मीन निकालोगे तो इससे आप उसका डेविएशन निकालोगे, इससे निकालोगे, बट डेविएशन कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स आएगा, यहाँ 4 बार आएगा। तो फंडा सिंपल है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास बच जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोस्त, फर्क क्या पड़ना है सिर्फ। मतलब निकालना डेविएशन इंडिविजुअल डाटा से ऐसे ही है। एक्स आपको पता है क्या है, एम आपके पास क्या है, जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, इट कैन बी मीन, इट कैन बी मीडियन, इट कैन बी मॉड, ठीक है। और उस जो डेविएशन निकल रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, करना भी लॉजिकल समझ में आता है, क्योंकि वो उतनी बार डाटा आ रहा है तो उतनी बार डेविएशन भी आएगा, ठीक है। तो फंडा सिंपल, समेशन ऑफ एफ इनटू डेविएशन डिवाइडेड बाय एन, एन इज द टोटल काउंट। क्लियर है ये? मतलब कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है। अब यहाँ पे जब आप थर्ड वाले डाटा में जाओगे तो आपको सिर्फ ये मायने रखना है, मतलब मीन मीडियन मॉड आपको जैसे भी निकालना है निकाल लो, डेविएशन जो आप निकालोगे इसके 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 इन तीनों के थ्रू निकालोगे, इन पांचों के थ्रू निकालोगे, ठीक है। क्लियर है? तो फंडा वही है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, बट इसका जो एक्स आई यूज करने वाले हो ये मिडिल वैल्यू यूज करते हैं। अब वही बोला रखा हुआ है उसने कि ये जो कैपिटल एम है, दिस कैपिटल एम कैन बी मीन, कैन बी मीडियन और कैन बी मॉड, ठीक है भाई साहब। क्लियर है सबको? कुछ डाटा है, कुछ डाटा में प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे निकाल, ये सबको रिवाइज कर लेना बेटा एक बार अच्छे से, है ना। क्वेश्चन कर लोगे बेसिक तो हो जाएगा। अभी हम मेन पार्ट पे नहीं आए जो जेई पूछता है, अभी तक तो हम सीख रहे हैं, मतलब मीन डेविएशन भी पूछ लेता है। ये 3-4 फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि मीन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय मीन होगा। मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन क्या होगा, तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन होगा। तो जो कोएफिशिएंट पूछ रहा है उसका मीन डेविएशन निकालना है उसके अराउंड, और डिवाइडेड बाय उसी से कर देना है। इन जनरल आपको बोल के रखा हुआ है कि मीन डेविएशन का अगर बोला गया है, नाम बोला गया है, तो मीन डेविएशन का नाम बोला गया है तो अबाउट मीडियन ही निकाला जाता है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो मीडियन है, ये सब बोल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, बट मैंने देखा नहीं है कभी कि उन्होंने नहीं बोला, बट इन केस अगर बोल दिया मान लो तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए।
ठीक है ये बेटा, यहाँ तक ठीक है। मीन डेविएशन का फंडा क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ जाता हूँ। इसको आज ही के आज एक बार गो थ्रू कर लेना बुकलेट को ना, नहीं तो भूल जाओगे। मतलब ज्यादा भले ही टाइम मत देना, बट गो थ्रू जरूर कर लेना और एक बार रिवीजन कर लेना एग्जाम के पहले। एक क्वेश्चन पक्का आता ही है आगे वाले ये टॉपिक और इसके नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ भी नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन में जो आप डेविएशन निकाल रहे हो ना, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। दो चीजें कैलकुलेट करोगे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे और एक वेरिएंस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये वेरिएंस है नीचे वाला और ऊपर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे आपको सब कुछ, ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो देख ही रखा हुआ, वेरिएंस भी आपको यहाँ पे दे दिया होगा। कहाँ गया ये वेरिएंस, आपको दिया होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में बहुत अच्छे रिलेशन है। रिलेशन ये है कि ये सिग्मा स्क्वायर बोला जाता है और इसको सिग्मा बोला जाता है। मतलब सिंपल सा है कि जो वेरिएंस है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सबसे पहले। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं जो फॉर्मूले लिखने वाला हूँ वो वेरिएंस के लिए लिखने वाला हूँ। किसके लिए लिखने वाला हूँ? सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो कभी भी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करने को जरूरत पड़ेगी तो वेरिएंस का अंडर रूट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ बुकलेट में देके रखा है, तो डोंट वरी अबाउट, सेम रिलेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ कैलकुलेट कैसे करना है। तो आपको मैंने अभी आपको क्या बताया था, आप यार ऐसा कर लेना। ये क्या कैलकुलेट किया था आप? ये कैलकुलेट किया था आपने स्टैंडर्ड ये कैलकुलेट किया था आपने मीन डेविएशन अबाउट m। m कैन बी मीन मीडियन मोड। जब आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं है, यही पूरा का पूरा फंडा है। बट वेरिएंस बोलता है कि मुझे क्या करो, इसका स्क्वायर करके ऐड। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं। अब स्क्वायर क्यों किया आप पूछोगे कि सर स्क्वायर क्यों किया? है ना, तो आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन में तो उसको स्क्वायर करके और अंडर रूट कर दिया है और अप्रोप्रिएट कैलकुलेट कर दोगे आप। एक्चुअली जो डिस्पर्शन जो हो रहा है ना, जो आपका डिग्री ऑफ चेंजेस है, जो सेंटर टेंडेंसी कह रहा हूँ, उसको और ज्यादा पास में लाने के लिए जो भी इनका रीजन होगा उसमें जाने की जरूरत नहीं है अपन को। बट ठीक है, एक तरीका हो गया उसको और कैलकुलेट करने का, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फंडा बस ये है as far as our exam is concerned कि when you are finding out mean deviation about anything, you have to add the value, individual value जो डेविएशन आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करना है। क्या करना है? स्क्वायर करके ऐड करना है। बस इतना सा डिफरेंस है वेरिएंस। और अगर यही मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बोल दूंगा तो क्या बोलोगे आप? अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। और इन दोनों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस मत करना कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ना हम हमेशा नहीं निकालते हैं, वी कैलकुलेट इट अराउंड मीन ओनली। तो यहाँ पे जो m है वो मीन है भाई, पक्का है, कंफर्म। m जो है वो क्या है आपके पास? वो पक्का आपके पास क्या है? मीन ही है और कुछ भी नहीं। मीडियन नहीं है, मॉड नहीं है, मीन। जब आप स्टैंडर्ड मीन डेविएशन कैलकुलेट कर रहे थे तो ये m कैन बी मीन, मीडियन, मॉड, but when you are calculating variance and standard deviation it is only mean। ठीक है, ये ध्यान रखना। फंडा आपको पता चली गया है क्या है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, छोटा सा फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे जो बताया गया है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके बताया जा रहा है तो आप देखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने डायरेक्ट अंडर रूट करके बताया, मैंने अंडर रूट करके नहीं बताया। अब आपको हर एक टाइप के डाटा के लिए कैलकुलेट करना ये आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने जो तीनों टाइप के डाटा आपको, कहाँ गया है, मैंने जो आपको ये तीनों टाइप के डाटा जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अराउंड आपको मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना आना चाहिए। और मीन मीडियन मोड के अलावा अब आपको जैसे ये
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मीन निकाल लिया आपने, उससे डेविएशन निकाल लिया हर एक डाटा का, और उसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय टोटल काउंट कर दिया। ठीक है, और अगर यही चीज फ्रीक्वेंसी में आ गई, सॉरी मतलब ये पहले वाले डाटा के लिए तो फॉर्मूला हो गया, यही चीज अगर ये वाले डाटा मतलब सेकंड टाइप का डाटा और ये थर्ड टाइप के डाटा में अगर आ गया तो क्या करोगे, तो फ्रीक्वेंसी भी सीन में आ जाएगी भाई। फ्रीक्वेंसी सीन में आएगी तो ये फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूले में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे ना एफ आई आ जाएगा। फंडा समझ में आया, मैंने इसीलिए वो डाटा को एक स्लाइड में बताया है कि आपको समझ में आना क्या हो रहा है। और ये एक्सआई जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डाटा में अपन ने मिडिल वैल्यू निकाली ली है, जिसमें क्लास इंटरवल वाला सीन था। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीके बता दिए कि भाई इस टाइप का डाटा इस तरीके से निकाली जाती है, या ये चीजें उसमें मायने रखती हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें और हैं, ये सारी फॉर्मूले बताऊं उसकी जगह आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी जो आपकी बुकलेट में नहीं, मैं इसका फॉर्मूला लिखा रहा हूँ आपका, जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो अभी आपने देखा, समेशन आर का डिवाइड बाय, और यही अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया, वेरिएंस के सेकंड फॉर्मूला भी जो इसी से डेराइव है, बट हाँ थोड़ा मैनिपुलेशन करने के बाद में डेराइव है। दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, पहला वाला फॉर्मूला और ये दूसरा वाला फॉर्मूला। सेकंड वाला केस जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व, पहला वाला केस जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं, मतलब अनग्रुप्ड डाटा है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा पहला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो जब आप वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो अगेन वेरिएंस के आपके पास दो फॉर्मूले आएंगे, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। दोनों सेम ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस सिर्फ कैलकुलेशन के तरीकों में होगा। अब आप नोटिस करोगे तो पहला वाला फॉर्मूला लगाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है इन दिस केसेस, क्योंकि आपके पास जो डाटा है 1 2 3 4 टिल एन तक है। तो इस वाले को लगाने के लिए आपको सबसे पहले मीन निकालो, चलो मीन निकालना इजी है। उसके बाद में आपको डेविएशन निकालो हर एक इंडिविजुअल डाटा का, वो थोड़ा सा टफ है, और फिर निकालो। तो एक बार निकालना तो यहाँ पे बहुत इजी है, 1 से लेके n तक का एडिशन डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू n+1/2, n इंटू n+1/2, n से n कैलकुलेट होके ये सेकेंड वाला फॉर्मूला आपके लिए लगाना इस केस में बहुत आसान होने वाला है। क्यों आसान होने वाला है? क्योंकि आपको सिर्फ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर टिल कहाँ तक करना है, n स्क्वायर तक करना है, डिवाइडेड बाय टोटल n करना है, और माइनस x बार तो आप निकाल ही चुके हो।
ये आया समझ में? तो आपने कितना इजी फॉर्मूला यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लगा दिया, मतलब इंडिविजुअल का एडिशन ही है बस। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते बैठते तो हर एक का डेविएशन निकालना पड़ता आपका, 1 का अलग से, 2 का अलग से, 3 का अलग से, 4 का अलग से, फिर एक सीक्वेंस बनता, उसमें सीक्वेंस सीरीज निकाल के आंसर निकालना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्ट निकल गया। तो आई थिंक दैट इज n² माइनस 12/n होता है। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ ना क्या होता है, यहाँ देख ही रखा हुआ। n² माइनस 1/12, 12 नहीं, यहाँ पे -1। ठीक है, तो इसको नोट। चलो, तो ये क्लियर हो गया। ये दोनों फॉर्मूले आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि कौन सा आपको यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालना सीख चुके हो, वेरिएंस निकाल लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ही लोगे। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया है ना, दो दो फॉर्मूले बताए। शॉर्टकट मेथड मैंने नहीं बताई है, कैलकुलेट वही कर रहे हैं, फंडा थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कुछ अज्यूम करके हम लोग इमेजिन करते हैं, बट ठीक है, उसमें नहीं घुस रहा हूँ। वेरिएंस मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको ये भी निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय 100 व्हिच इज दिस। ये याद रखना ना, ये फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जब तक याद नहीं रहेगा जब तक। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है जेई मेंस। ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। ये फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला है कि जैसे कि दो डाटा है, एक सेट ऑफ एक डाटा है और सेट ऑफ दूसरा सेट ऑफ डाटा है। इसमें टोटल काउंट n1 है, इसमें टोटल काउंट n2 है। इसका जो मीन है वो x1 बार है, इसका जो मीन है वो x2 बार है। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा 1, ये वेरिएंस है, और ये इसका
इसका वेरिएंस है। मतलब ये क्या है, ये है काउंट नंबर्स, ये मीन है दोनों सीक्वेंस के, ये वेरिएंस है दोनों सीक्वेंस का। अब भाई साहब इन दोनों को कर दिया हम लोगों ने मिक्स। अब मिक्स कर दिया तो सबसे पहली चीज तो आपसे पूछी जाएगी कि टोटल काउंट कितना है, तो आप बोलोगे टोटल काउंट 10 प्लस n, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। मीन कैलकुलेट करना भी आपको आता होगा मेरे हिसाब से, कि अगर ये दो डाटा मिक्स हुए हैं तो इनका मीन कितना होगा। इनका मीन होगा n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये पता है सबको, ठीक है। तो ये पहली ये दो चीज आ गई आपके पास के भाई साहब, अगर आपको नंबर कैलकुलेट करना है तो टोटल काउंट ये हो गया है। अगर आपको वेरिएंस सॉरी नॉट द वेरिएंस, आपको यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है नया वाला सीक्वेंस का, वो सीरीज को आपने मेज कर दिया है। और अब वेरिएंस जो अगर आपको सीखना है नया वाला, तो दिस फॉर्मूला टेल्स यू द वेरिएंस ऑफ द न्यू डाटा जो आपने बनाया है। तो दिस वेरिएंस इज इक्वल टू दिस। नो व्हाट डज ऑल दिस इंडिविजुअल थिंग्स मीन, व्हाट डज दिस ऑल इंडिविजुअल थिंग्स मीन्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपको इस फॉर्मूले में सिग्मा 1 पता है, n1 पता है, n2 पता है, सिग्मा 2 भी पता है ना। सिग्मा 1 स्क्वायर इज वेरिएंस, सिग्मा 2 स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ द सेकंड सीक्वेंस, n1 इज द काउंट ऑफ द फर्स्ट सीक्वेंस, n2 इज द काउंट ऑफ सेकंड सीक्वेंस। d1 और d2 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। d1 और d2 कुछ नहीं है, d1 जो है वो है पहले वाला जो सीक्वेंस है उसका मीन का जो नया वाला कंबाइंड सीक्वेंस आया है ये वाला, इन दोनों से इससे इसका डेविएशन, ठीक है। ये हो जाएगा d1 और d2 हो जाएगा इससे डेविएशन, ठीक है। और फाइनली उसका स्क्वायर ही कर रहे हो तो प्लस माइनस का तो कोई इंपैक्ट आना नहीं है, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होने वाला है। निकाल सकते हैं फंडे, इससे निकाल सकते हैं आप। वेरिएंस का लॉजिक क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। तो उसके फंडे से आप निकाल सकते हो आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेंदी जाएगा बट ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया कि व्हाट डज दिस फॉर्मूला डू। तो हमको पता चल चुका है ना। निकालने में आपको जो फॉर्मूले होते हैं मेन डेविएशन के, जो पिछले पेज में निकाले थे मैंने, उससे आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बट आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए कंपल्सरी, ठीक है। जो आपकी बुकलेट में यहाँ पे मेंशन है, तो आई एम यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें हैं, इन चीजें ये चीजें भी आप याद रखना। कुछ चीजें बाकी है वो मैं अलग से बताऊंगा जो इसमें नहीं दे के रखी हुई, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेविएशन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रेंज, वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रेंज का स्क्वायर, empirical relation between measure of dispersion, तो मीन डेविएशन 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने नहीं पढ़ा है अभी। सेमीकोटाइल और इंटरकोटाइल वाली रेंज ये मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये तो अभी करके आपको बताया। n स्क्वायर माइनस 1/12, ठीक है। तो ये चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है, बीच में कुछ पार्ट अपना मिसिंग है, वो पार्ट में अभी आपको पढ़ाऊंगा। बट उसके पहले इसी पार्ट में एक और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आना बहुत कंपलसरी है, वो आप अलग से नोट कर लेना। वो ये चीजें हैं कि भाई अगर मेरे पास डाटा है, कौन सा डाटा है, x1 है, x2 है, x3 है, टिल xn है, इसका जो वेरिएंस है मेरे पास सिग्मा स्क्वायर। अब अगर मैंने किसी डाटा में k का एडिशन कर दिया, तो अब नया वाला वेरिएंस कितना आने वाला भाई साहब मेरा। अब इसका वेरिएंस कितना आने वाला है आपको मुझे बताना पड़ेगा। फिर मैं बोलूंगा कि यार चलो माइनस भी कर दो, तो कितना वेरिएंस आने वाला है नए वाले का। जैसे मैंने मीन आपको निकाल के बताया था, वैसे ही यहाँ पे वेरिएंस आपको निकाल के देना है। अगर मैंने k को मल्टीप्लाई कर दिया, इन सब के वेरिएंस आपको मेरे को बताना है, ठीक है। या डेविएशन में भी इनका इम्पैक्ट कितना होता है, क्या होता है, वो भी आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। मीन तो आपने निकाल ही लिया था खैर,
मीन तो आपने बोल ही दिया था कि सर मीन अगर x बार है तो x बार में k को ऐड कर दो, x बार में k को सब्सट्रैक्ट कर दो, सर x बार में k को मल्टीप्लाई कर दो, x बार में k को डिवाइड कर दो। अब वेरिएंस में एडिशन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो यहाँ पे वेरिएंस है बेटा वो सेम होने वाला है, यहाँ पे भी वेरिएंस सेम होने वाला है, यहाँ पे वेरिएंस के स्क्वायर टाइम्स होने वाला है और यहाँ पे वेरिएंस के स्क्वायर डिवाइड होने वाला है। आ रहा है क्या समझ में? ये कैसे होने वाला है, तो ये फंडा बहुत बेसिक फॉर्मूले पे जाने वाला है। आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो तो ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आप देखोगे अगर एक्स आई में सब में के का एडिशन हुआ है और एक्स बार में भी के का एडिशन हुआ है तो इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर एक्स आई आपके पास, एक सेकेंड यार बाहर से कुछ डिस्टरबेंस आ, चलो तो यहाँ पे आप देखोगे एक्स आई है और एक्स बार है। अगर एक्स आई में जो चेंजेस आ रहे हैं हर एक में आपने के को ऐड भी कर दिया और यहाँ पे भी हर एक में आपने के को ऐड कर दिया तो ये माइनस साइन इन दोनों को क्या कर देगा, कैंसिल करवा देगा। तो ओवरऑल जो ओरिजिनल था वही हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, सेम है, यहाँ पे भी चेंज नहीं आने वाले। बस अगर वहीं पे अगर आपने के एक्स आई लिख दिया और के एक्स बार लिख दिया तो के आपके पास बाहर हो जाएगा, स्क्वायर होने के कारण समेशन के बाहर के स्क्वायर आ जाएगा, इसीलिए ये के स्क्वायर है। आ रहा है समझ में? और सिमिलरली डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन तो सेम काम करने हैं, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन साथ में काम करते हैं, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन सेम तरीके से काम करने वाले हैं। हाँ, कि जो ओवरऑल आपके पास वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी अगर आप निकालोगे तो इट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स जो आपके पास रहता है उसका ए स्क्वायर टाइम आ जाएगा। तब जो एक्स में मल्टीप्लाई हुआ है उसका तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा और जो एक्स में ऐड हुआ है ऐड का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो। जैसे आपने प्लस और माइनस किया है यहाँ पे तो प्लस और माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों के इम्पैक्ट हो। तो ए स्क्वायर, ए अगर मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स में तो ए स्क्वायर आपको सिग्मा स्क्वायर में डालने का है, ठीक है। ये आप ये पूरी प्रोसेस समझ जाए, फंडा बेसिक है। आप फॉर्मूले की तरफ से एनालिसिस करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने जो किया था उस पर वेरिएंस इतना ही है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है क्या? प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, वहां पे भी मीन और वेरिएंस निकाला जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का।
चलो तो अब बढ़ते हैं आगे। जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा। देखो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, पहले उसको ऐसे समझ लेते हैं फिर हम बुकलेट में जाते हैं। अगर आपके पास कोई डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा लिखा हुआ है, इसका आप जो मीडियन निकालते हो, ये जो आप मीडियन निकालते हो, ये क्या करता है? मीडियन ये करता है कि यहाँ पे जितना डाटा है उतना डाटा यहाँ पे, ठीक है, यही करता है। मीडियन का मतलब ही यही होता है। अब ऐसे ही अगर मैं ये पूरा डाटा मेरे पास है, इसको अगर मेरे को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं भाई मीडियन को बीच में घुसा दूंगा, ठीक है। तो किसको घुसा दिया मैंने? मीडियन को घुसा दिया। अब कभी कभी ये बोला जाता है स्टेटिस्टिक के टर्म में कि यही डाटा को आप भैया 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 4 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो क्या करोगे? हो गया 4 पार्ट में डिवाइड। इसको नाम दे दिया इन्होंने, अरे यार ये तो सबसे आगे आ गया, इसको नाम दे दिया इन्होंने कोटाइल। इसको नाम दे दिया इन्होंने कोटाइल। तो कोटाइल का मतलब क्या हो गया? कोटाइल का मतलब ये हो गया कि 4 पार्ट में डिवाइड। इनका मन नहीं भरा, इनने बोला नहीं हमको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। अब 10 पार्ट में डिवाइड करना है भाई, देखो 2 पार्ट में डिवाइड करना था तो एक पार्टीशन काम आ गया, 4 पार्ट में डिवाइड करना था तो 3 पार्टीशन काम आए। ऐसे ही 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको कितने पार्टीशन काम आएंगे? ऐसे 9 पार्टीशन काम आएंगे और उसको हम बोलेंगे डिसाइल। और ऐसे ही अगर सेम डाटा को आपको 100 पार्ट में डिवाइड करना तो हम उसको नाम देंगे परसेंटाइल। कितने पार्ट में? 100 पार्ट। यहाँ पे 10 पार्ट्स में, यहाँ पे 4 पार्ट्स में, यहाँ पे 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, ये वाला जो मीडियन है यहाँ पे तो ये मीडियन ही है, ठीक है। कोटाइल में जो मिडिल वाला पार्ट है वो तो मीडियन ही आने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर कोटाइल, इसको बोलते हैं हम लोग अपर कोटाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं लोअर कोटाइल, इसको बोलते हैं अपर कोटाइल। तो सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, लोअर कोटाइल, अपर कोटाइल। और जो मीडियन वाला, जो मिडिल वाला होगा पार्टीशन, वो तो मीडियन खुद ही होगा इस केस में भी, है ना। क्योंकि जब भी तो अगर आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये दोनों पार्ट क्या होने वाले हैं? सेम ही होने वाले। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनको कैलकुलेट करने का तरीका तो देखो, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। कभी भी कोई भी डाटा है तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कैलकुलेट करना है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे फॉर्मूले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखोगे, ये जैसे डिस्क्रीट सीरीज के लिए लोअर कोटाइल क्या होगा? n+1/4 आइटम, n+1/4 आइटम। और अपर कोटाइल क्या रहेगा? अपर कोटाइल डिस्क्रीट के लिए रहेगा 3/4 ऑफ n+1, ठीक है। तो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द काउंट +1, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट के लिए है। और कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला है आपके पास, वो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपने मीडियन के लिए याद किया था, ठीक है। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे आपको j टाइम्स ऑफ q/4 करना पड़ेगा, n/4। तो जैसे कोटाइल की बात है तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया है। अगर डेसाइल होता तो यहाँ पे आप 10 लिख देते। अगर यहाँ पे परसेंटाइल होता तो 4 की जगह 100 लिख देते और ये जे की वैल्यू को वेरी कराते। जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, क्योंकि कोटाइल चाहिए तो 3 पार्टीशन चाहिए, डेसाइल चाहिए रहता तो आप जे की वैल्यू 1 से लेके 9 तक वेरी करते, डिवीजन बाय 10 कर देते। वो भी मैं आ गया इसमें, n/10 कर दिया और ये j की वैल्यू उन्होंने वेरी करा दी 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है कंटिन्यूअस के लिए जो आपने मीडियन के लिए लिखा था, सिर्फ यहाँ पे एक फैक्टर अलग से आ जाएगा, या आप बोल दो कि j/10 आ जाएगा। अगर यही आप मीडियन निकालते तो ये 2 10 की जगह आपके पास 2 हो जाता और j की वैल्यू एक ही बचती 1। तो दैट्स व्हाई n/2 डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाता, ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूले सब आपस में रिलेटेड है। कोटाइल निकाल रहे हो तो j/4,
अगर डेसाइल निकाल रहे हो तो j/10, और अगर परसेंटाइल निकाल रहे हो तो यहीं पे देखो, यहाँ पे j/100, और ये k की वैल्यू, j की जगह k लिख दिया है, k की वैल्यू 1 से लेके 99, क्योंकि 99 पार्टीशन चाहिए। डेसाइल के लिए 1 से लेके 9, क्योंकि 9 पार्टीशन चाहिए। उसके बाद कोटाइल के लिए यहाँ दिया, जे की वैल्यू 1 से लेके 3 तक, क्योंकि 3 पार्टीशन चाहिए। वो सेम फॉर्मूला आप मीडियन के लिए लगाओगे तो सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए रहती थी, जिसका फॉर्मूला आपने ये बना दिया। आया क्या समझ में? तो और कुछ नहीं, फॉर्मूले वही हैं, थोड़ा सा उनको इंटरचेंज किया, कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट्स ऑल। वैसे सच पूछे नहीं जाते, बट बुकलेट में आपको मिलेंगे बेटा इसमें, अपर कोटाइल, लोअर कोटाइल। अब इन्हीं से इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर कुछ फॉर्मूले जो देके रखे हुए हैं, इंटर कोटाइल रेंज Q3 माइनस Q1, मतलब अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल इज इंटर कोटाइल रेंज हो गई। तो आपसे डायरेक्टली इंटर कोटाइल रेंज पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, बुकलेट के अंदर क्या होता है, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। परसेंटाइल रेंज P90 माइनस P10 आपको फैक्चुअल है आपके लिए, अभी याद रखना पड़ेगा आपको। 19th परसेंटाइल माइनस 10th परसेंटाइल, ये याद रखना पड़ेगा। कोटाइल डेविएशन और सेमी कोटाइल रेंज, तो कोटाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1, और सेमी कोटाइल कोएफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, अगेन फॉर्मूला है ये सारे। इसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ, जो सबसे लास्ट में लोगों ने देखा था, यहाँ पे सेमी कोटाइल रेंज आपको पता चल चुकी है। सेमी कोटाइल रेंज स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में और मीन डेविएशन के टर्म में, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस स्टैटिस्टिक का, जो मैंने आपको कवर किया। प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आपकी बुकलेट में जिस पैटर्न पे क्वेश्चन देके रखा हुआ है जनरली इन पैटर्न्स पे। बट बुकलेट सबसे पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख के आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है सारे, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ चैप्टर का लॉजिक समझ में आना चाहिए, मतलब मीन मीडियन मोड निकालना है आपको। ये सारे फॉर्मूले जो अपन ने किए हैं वही है, ये पूरा डाटा दे के रखा है, इसका निकालते रखो। और कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये वो फॉर्मूला जो अपन ने देखा था, मीडियन इज इक्वल टू मोड टू मीन म्यू टाइम्स क्या चल रहा है, विच ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मीन मीडियन मोड और डिस्पर्शन, डिस्पर्शन निकालने के 3 तरीके आपके सिलेबस में है। रेंज है, उसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन मोड है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसमें वेरिएंस भी आता है। ये आपका सिलेबस है स्टैटिस्टिक का। अब इसमें जो आप प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट बोल रहे हो, तो उसके लिए फिर मेरे को एक पूरा अलग क्लास लगेगा, कि उसको प्रोबेबिलिटी से इसको रिलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, मीन और वेरिएंस का। एक फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मैं एक बार ये मेंस की बुकलेट कंप्लीट करूंगा, फिर उसको अलग से बताऊं। वो एक्चुअली है आपकी प्रोबेबिलिटी की बुकलेट में ही, इस बुकलेट में नहीं है, मेंस की बुकलेट में नहीं हो। नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी की बुकलेट है उसी में देके रखा हुआ है वो वाला पार्ट। ठीक है, तो ये अब आपका होमवर्क, आपको बुकलेट कंप्लीट करना है। डाउट डिस्कशन अपन कभी करेंगे, कभी क्या करेंगे आप पूछ सकते हो मेरे को, जब भी आपको ऐसा लग रहा है ना। या एक क्लास डाउट डिस्कशन के लिए रख दूंगा मैं, और उसी क्लास में मैं आपको वो वाला पार्ट भी बता दूंगा, जो पार्ट आप बोल रहे थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और वेरिएंस और मीन्स उस टेबल का निकालना। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर स्टैटिस्टिक। ये क्वेश्चन आर नॉट इन द सिलेबस, ये क्वेश्चन ऐसे सिलेबस में नहीं है ना अभी जेई मेंस के। नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे।
चलो दैट्स ऑल, आई एम एंडिंग द मीटिंग।